जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी एडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का आपको पेपर 2 समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पेपर 2 देख रहे हैं। इसमें 15 सेट दिया हुआ है समान अध्ययन का। उसका आज हम लोग सेट नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले मैंने सेट 1 से लेकर सेट 3 ले करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे, चैनल के प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपको सेट 4 का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है। और करण आर कह रहा है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभिकथन ए जो है गलत हो जाएगा और करण आर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है। तो करण आर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं यहाँ पे कि दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा, दिष्टकारी के संबंध में यहाँ पे यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिए, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताना आपको। तो यहाँ देखिए बल के बारे में आपको ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे कि भार वो बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, और प्रणोद वो बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। यानी यहाँ पे कथन 1 और कथन बी, ठीक है, कथन ए और कथन बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, भौतिक घटना दिया हुआ है और उसके उदाहरण या अनुप्रयोग से मैच कराना है। तो यहाँ देखिए पृष्ठ नाव हो जाएगा ना, पृष्ठ नाव का क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ नाव हो जाएगा वर्षा की बूंदों का गोलाकार, वर्षा की बूंदों का गोलाकार हो जाएगा। और देखिए कोशिकात्व का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, दिए में तेल का चढ़ना जो होता है ना, वो कोशिकत्व का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ देखिए श्यानता किसका उदाहरण हो जाएगा, तो श्यानता बादलों का बनना आपको श्यानता का उदाहरण हो जाएगा। और उत्प्लावन क्या हो जाएगा, तो ये द्रव में वस्तु का तैरना। ऑप्शन यहाँ पे डी का 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा कि देखिए तरंगांग यानी वेव फ्रंट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। याद रखिएगा, वेव फ्रंट की अवधारणा जो है ना, ये आपको हाइगेंस, ठीक है, हाइगेंस के द्वारा दी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइगेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए कि यह एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट लागू होता है किस पे, तो याद रखिएगा जो डॉपलर प्रभाव होता है ना, वो ध्वनि और प्रकाश के दोनों तरंगों पर लागू होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 9 नंबर कि लुईस अम्ल, ठीक है, कह रहा है लुईस अम्ल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे यह
एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकारता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन एंजाइम उत्प्रेषण के लिए गलत है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये एंजाइम की गतिविधि पीएच और तापमान से अप्रभावित करती है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए फिर से वैज्ञान मैच करने के लिए आ गया, वैज्ञानिक और उसके सिद्धांत या नियम से मैच करना है। तो क्या देखिए लुईस पास्कल का नियम किससे है, तो केल्विन के सिद्धांत से है। ठीक है, लुईस पास्कल का पॉस्चर का संबंध, ठीक है, सिद्धांत किससे हो जाएगा, तो एक केल्विन के सिद्धांत से हो जाएगा। और डोबेराइनर का हो जाएगा त्रिक का नियम। उसके बाद देखिए मेंडलीव का हो जाएगा, मेंडलीव का ये आवर्त सारणी से संबंधित है। और यहाँ पे मैक प्लैंक का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो क्वांटम सिद्धांत से हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा अणु अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है ना, वो आपको ऑक्सीजन का अणु जो हो जाएगा वो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक व्यवहार करेगा। राइट आंसर आपको ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जब एक अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है, जब एक अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि तो याद रखिएगा ये आपको सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए आगे कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पॉलीथीन जो हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। उसके बाद ये कह रहा है कि एक वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, में क्या होता है, एक वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है। तो याद रखिएगा यह विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि यदि किसी बिलियन का पीएच मान POH मान के बराबर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस बिलियन की प्रकृति क्या होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण से होती है। याद रखिए जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के चलते होती है। ठीक है, याद रखिएगा आपको जल में अस्थायी कठोरता में कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के चलते। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिए यहाँ पे आपको कॉर्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क और अनुप्रमस्तिष्क को जोड़ता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। 18 नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि कॉर्पस कैलोसम जो है तंत्रिका है, वो तंतुओं का एक बड़ा बंडल होता है जो दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। ठीक है, याद रखिए कि प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद किया आगे क्वेश्चन नंबर 19 रखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया में ATP और NADPH का उपयोग करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से फिल इन द ब्लैंक मैच करने के लिए आ गया, पोषक तत्व दिया हुआ है और उसके न्यूनता के लक्षण से मैच कराना है। तो यहाँ नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, हरिमाहीनता हो जाएगा। ठीक है, और फास्फोरस का क्या हो जाएगा, फास्फोरस का हो जाएगा पुष्पन में देरी। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम का क्या हो जाएगा, पोटेशियम का उत्तकों का क्षय हो जाएगा। और कैल्शियम का क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम का हो जाएगा विभज्य होते कि उत्तकों की मृत्यु।
यानी राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अधिवृक्क वल्कुट द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपको एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन जो है हार्मोन वो आपको याद रखना है। ये हार्मोन अधिवृक्क वल्कुट द्वारा स्रावित नहीं होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि अनुलेखन की प्रक्रिया का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो डीएनए से आरएनए का संश्लेषण, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। तो याद रखिएगा आपको प्लास्टिड यानी लवक जो होता है ना, वो संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर कह रहा है कि हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्न, ठीक है, अप्रभावी रोग है। यदि एक वाहक महिलाएं एक समान पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्रों में इस रोग से ग्रसित होने की क्या प्रायिकता है। तो याद रखिएगा 50%, ठीक है, याद रखिएगा इस बीमारी में आपको उनके पुत्रों में 50% रोगों से ग्रसित होने की प्रायिकता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। तो याद रखिएगा अंडाशय हो जाएगा, ठीक है, पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होकर फल बन जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए कह रहा है कि द्वितीय प्रदूषक, ठीक है, यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है, द्वितीय प्रदूषक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओजोन, यानी O3 एक प्रमुख द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों का सही वर्णन है। तो यहाँ पे आपको भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है और उसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, यहाँ देखिए यह छोटी आंत के ग्रहणी भाग की सब मेयुकोशा में क्षारीय श्लेष्मा स्रावित करता है, जो अम्लीय कायम को उदासीन करने में मदद करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद एक बार कि क्रिटिनिज्म रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, विशेषकर गर्भावस्था और आपको शैशवावस्था में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको थायरॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए क्रिटिनिज्म जो है फ्रेंड्स एक ऐसा स्थिति है जो गर्भावस्था और शैशवावस्था के दौरान थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन अपर्याप्त उत्पादन के कारण होती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए कह रहा है कि यूनिकोड है, क्या है, तो यूनिकोड याद रखिएगा आपको एक कैरेक्टर एनकोडिंग मानक है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, एक कैरेक्टर एनकोडिंग मानक है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल 9 पदक जीते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें आपको 2 स्वर्ण हो जाएंगे, 4 रजत हो जाएंगे और 3 कांस्य पदक शामिल थे। उसके बाद देखिए हाल ही में आए तूफान काजिकी, ठीक है, तूफान काजिकी एवं शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने इनमें से किन 2 देशों को प्रभावित किया। तो याद रखिएगा आपको काजिकी नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसने पहले दक्षिणी चीन को प्रभावित किया तथा वर्तमान में वियतनाम को प्रभावित कर रहा है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, वियतनाम और चीन को प्रभावित किया है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको CISF, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, आपको भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनिश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपको नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 36 नंबर कह रहा है कि 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में ओंटा सिमेरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, इस पुल की लंबाई जो है ना 1.865 किलोमीटर है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 29 अगस्त 2025 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? जापान और चीन में गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में शुरू की गई है। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, ये आपको ईरान के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारतीय मूल के कृषांगी में श्याम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिस्टर बन गई है। इनका संबंध किस राज्य से है? भारतीय मूल के कृषांगी मेश्राम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिस्टर बन गई है। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिए, मुंबई में किया गया है। इसके बाद देखिए कह रहा है बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप यानी पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर क्या हो जाएगा? चांद हो जाएगा, चांद बाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच में संपन्न हुआ है? तो ये याद रखिए, अमेरिका और रूस के बीच में संपन्न हुआ है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखिए कि ये अनावरण आपको श्रीनगर में किया गया है। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ये मिशन सुदर्शन चक्र का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यहाँ देखिए गदर पार्टी का पत्र गदर था। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा गदर पार्टी का पत्र। गदर एक साप्ताहिक पत्र था। गदर क्या था? तो गदर जो था एक साप्ताहिक पत्र था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिलान करना हो निम्नलिखित संसदों के, कह रहा है कि निम्नलिखित संसद के उसके संबंधित देशों से सुमेलित करें और दिए गए विकल्प को सही चुनना है। तो यहाँ देखिए दक्षिण कोरिया के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय सभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सभा। और उत्तर कोरिया का हो जाएगा आपको सर्वोच्च लोकसभा। नेपाल क्या हो जाएगा? विधायिका संसद हो जाएगा। और ये फिलीपींस का कांग्रेस हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो याद रखिए, और अध्यक्षीय और आपको अध्यक्षीय गणतंत्रात्मक आपको विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अध्यक्षीय और गणतंत्रात्मक। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे किस वर्ष 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर आपको हो जाएगा 1976। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो याद रखिएगा, आपको श्रम विभाग सौंपा गया था। कौन सा? तो श्रम विभाग
सौंपा गया था। किसको? तो याद रखिए जगजीवन राम को। ठीक है, उसके साथ भी याद रखिएगा गृह मंत्री उस टाइम के थे वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ठीक है, और शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये कह रहा कि पहले सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर निम्न किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो याद रखना है यहाँ पे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है, याद रखिए कि गुप्त राजवंश ने लगभग 240 से लेकर 550 ईस्वी तक 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद एक कि भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा आपको राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं आगे। एक कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था ना, ये आपको कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? तो कलकत्ता पे हुआ था। उसके बाद ये कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आगे। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 57 नंबर कर समिति जिसकी संस्तुति प्रदेश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे आपको बलवंत राय मेहता थे। फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपको बम्बई में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिए भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ कब? तो याद रखिएगा जुलाई 1991 हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा ये आपको थे भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम करें 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपको गया में हुआ था। निम्न पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न सबसे पहले भारत आने वाले कौन था? निम्नलिखित में सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? सबसे पहले भारत आने वाला आपको मेगास्थनीज था। ठीक है, जो आपको 305 BC में युद्ध के बाद सेलिकट निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र में निवास किए थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में वंशों में किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे खिलजी वंश ने सबसे पहले शासन किया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के प्रतिवेदन का शीर्षक आपको शिक्षा और राष्ट्रीय विकास है। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 नंबर देखते हैं। कर दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक आपको गीजू भाई थे। कौन थे? तो गीजू भाई थे, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपको अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 का संबंध जो हो जाएगा वो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर
स्थानीय सरकार को दी जाती है, इसे हम लोग विकेंद्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो याद रखिएगा, ये अधिकार आपको वित्तीय आपातकालीन से है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा समर्थित सूची में शामिल है? तो कौन सा? तो जंगल जो है ना, ये समर्थित सूची में शामिल हो जाएगा। मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्न में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे भारत के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद ये कह रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ये क्या था? आपको हैरोड डोमर मॉडल था। हैरोड डोमर मॉडल था। ठीक है, आधार इसका। कह रहा है कि औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो औसत आय और भी प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानी जाती है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल चीन में है। कहाँ पे है? तो चीन हो जाएगा। कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री आपको अंटार्कटिका में है। कहाँ पे? तो अंटार्कटिका में, याद रखिएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है मरुस्थल? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे स्वर्णियम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहर को जोड़ता है। निम्न में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है? तो याद रखिएगा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। स्वर्णियम चतुर्भुज सुपर हाईवे आपको समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपको विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आपको नीति आयोग हो जाएगा। उसके बाद एक और, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? तो ये आपको 1969 में हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? ठीक है, मनाया गया था, याद रखिएगा, ये मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। 20 जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 20 जल दिवस प्रतिवर्ष आपको प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। चाँप झील पाई जाती है कहाँ पे? तो याद रखना है आपको, नदी घाटियों में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया है? इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया है? याद रखिएगा, ये आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? हसरत मोहानी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसको बाद देखिए हमें मैच करना है, सिंधु स्थल दिया हुआ है और स्थान के नाम से मैच करना है। लोथल का क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, लोथल जो हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको गुजरात। लोथल कहाँ पड़ता है? स्थल तो लोथल गुजरात में है। रोपड़ कहाँ पड़ता है? तो रोपड़ पंजाब में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। और कालीबंगा राजस्थान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा, ये आपको कमल और सांड हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ये आपको 1792 में हुई थी। 1792 में। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच के हस्ताक्षरित हुई थी? तो याद रखिएगा, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा यानी नेपाल के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी। आपको गोरखा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि 1857 की
क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, एक ये थे पीरली ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये लोकनायक के नाम से कौन से स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध हैं? लोकनायक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लोकनायक आपको जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में किस इस इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? सचिवालय में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे 1931 के दुमका राजद्रोही पर्चा मामले में भगत सिंह की प्रशंसा वाले पर्चे बांटने का आरोपी राष्ट्रवादियों का बचाव किस युवा वकील ने किया जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो ये आपको कृष्ण बल्लम सहाय ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कह कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आपको याद हो जाएगा आजीविकों ने। ऑप्शन ए यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 95 नंबर कह रहा किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखिएगा बिहार में। बिहार राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका शुरुआत 13 अगस्त 2012 से इसका आयोजन की शुरुआत की गई थी। निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो याद रखिएगा आपको संथाल विद्रोह की घटना सबसे पहले हुई है। कौन सा? संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल ये विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह तो 1855 से 1855 में हुआ था संथाल का विद्रोह। ठीक है, और याद रखिए संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिंधु और कान्हू थे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। करेंगे बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो याद रखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद ये कह रहा है कि बिहार राज्य की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से लगती है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि कौन सी नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? गंगा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। याद रखिएगा। याद रखिए 2011 की जनगणना के लिए भारतीय जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 यानी 10.41 करोड़ है थी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये रहा आपको बिहार दरोगा मेंस यानी मुख्य परीक्षा का आपको प्लेटफॉर्म का वैल्यूमोन का सेट नंबर 4 मैंने कंप्लीट करवाया क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही पहली बार होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।